Assalamu alaikum, dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 24, and today's topic of discussion is theory of evolution. You know that theory of evolution में एक पॉइंट जो है लामार्किज्म का है और दूसरा पॉइंट डार्विनिज्म का है. You know that डार्विन को हम फादर ऑफ एवोल्यूशन भी कहते हैं बिकॉज जो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट विद प्रॉपर एविडेंसेस जो दिया था डार्विन ने दिया था. बट आपको ये बात भी बताता चला जाऊं, जिस दिन डार्विन पैदा हुआ था उसी दिन एक थ्योरी प्रपोज की गई थी, दैट इज लामार्किज्म, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी कि बात ये समझाई गई है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम अपनी लाइफ में अटेन करते हैं वही अगली नस्ल में ट्रांसमिट होती हैं. ये इसका कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का. कौन से पॉइंट्स हैं, लामार्क कौन था, कहाँ पे कब पैदा हुआ, कब उसकी डेथ हुई, क्या करता था, कैसे थ्योरी प्रपोज की, इन तमाम को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. अब देखिए, जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की तो दो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आते हैं. एक है डार्विनिज्म और दूसरा है लामार्किज्म. थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, दो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आते हैं, एक डार्विनिज्म और दूसरा कौन सा है, लामार्किज्म. अगर हम पहले देखें तो पहले जो है वो लामार्क ने अपनी थ्योरी प्रपोज की थी 1809 में. तो पहला जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो किसकी तरफ से था, लामार्किज्म की तरफ से था. और इसके अकॉर्डिंगली जो थ्योरी प्रपोज की गई थी उसका नाम था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरह से उनकी इनहेरिटेंस जो है वो होती है. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. जबकि इसके बाद जो सेकंड आइडिया था दैट वाज ऑफ डार्विन्स, उसको हम डार्विनिज्म के नाम से मेंशन करते हैं, डार्विनिज्म. और जो डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट था, इसकी जो थ्योरी थी दैट वाज नेम्ड एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये बाद में परफॉर्म की गई, आप ऐसे कह सकते हैं प्रपोज की गई, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. स्टूडेंट्स, जब हम लामार्किज्म की बात करते हैं तो ये प्रपोज की गई 1809 में. और यू नो दैट कि 1809 द ईयर डार्विन वाज बोर्न, यानी कि ये वो साल था, द ईयर डार्विन वाज बोर्न, जिसमें डार्विन जो है वो पैदा हुआ था. डार्विन वाज बोर्न मतलब जिस साल डार्विन पैदा हुआ उस साल लामार्क ने ये थ्योरी प्रपोज की थी. अब बेसिकली आप जानते हैं कि ये जो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ये जीन बैप्टिस्ट डे लामार्क ने प्रपोज की है. यानी कि साइंटिस्ट का नाम है जीन बैप्टिस्ट डे लामार्क. जीन बैप्टिस्ट डे लामार्क, साइंटिस्ट का नाम जो है वो जीन बैप्टिस्ट डे लामार्क नाम है. इसकी अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1744 टू 1829 तक इसकी जो लाइफ स्पैन है वो एग्जिस्ट करता है. 1829 तक इसका लाइफ स्पैन है. अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे जीन बैप्टिस्ट डे लामार्क का. बेसिकली जो जीन बैप्टिस्ट डे लामार्क है, ही वाज in charge of invertebrates collection at National History Museum in Paris. At National History Museum in Paris. यानी कि ये एक म्यूज़ियम था और नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम में ये इंचार्ज था इनवर्टिब्रेट्स का
इन पेरिस, एट पेरिस कह सकते हैं, पेरिस, पेरिस में। ठीक है। अब ये जो साइंटिस्ट है बेसिकली हम देखें जो अर्ली नेचुरलिस्ट हैं, नेचुरलिस्ट हम उसको कहते हैं कि जो कि नेचर को एक्सेप्ट करते हैं, और यानी कि नेचुरलिस्ट जो होते हैं वो नेचर को स्टडी कर रहे होते हैं। उनमें से एक प्रेडिसेसर था जिसने ये एक्सप्लेन किया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये इस तरह से होती है। और अकॉर्डिंग टू जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क, जो कि एक इंचार्ज था इनवर्टिब्रेट कलेक्शन के एट नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम इन पेरिस, अब इसकी थ्योरी के मेन 2 पॉइंट्स थे, यानी कि इसकी थ्योरी के कितने पॉइंट्स थे? मेन 2 पॉइंट्स थे इसकी थ्योरी के। पहला पॉइंट जो था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। पहला पॉइंट जो था वो क्या था? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि हम इसमें एक ऑर्गन को यूज़ करते हैं और एक ऑर्गन को हम यूज़ नहीं कर रहे होते। ये इसके पहला इसकी थ्योरी का जो है वो पॉइंट कंसिडर किया जाता है। एक सेकंड पॉइंट था, उसको हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी बेस पे ये नाम रखा गया। तो दूसरा जो पॉइंट था वो था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी इनहेरिटेंस किस तरह से होती है, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इसकी थ्योरी का सेकंड पॉइंट जो है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अब हम इसके पहले पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से और उसने क्या एग्जांपल्स दी और इसकी बेस क्या थी। स्टूडेंट जब वो बात करता है ना यूज एंड डिसयूज की, तो उसमें ऐसे कहा जाता है कि एक ऑर्गन जो कि ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, और जो ऑर्गन यूटिलाइज नहीं हो रहा उसकी आहिस्ता आहिस्ता वो डेटेरियोरेट होता जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा? डेटेरियोरेट होता जाएगा। मतलब इसने ये बताया कि ऐसे ऑर्गन्स जिनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, दीज ऑर्गन्स आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। दीज आर गोइंग टू बी लार्जर, ये लार्जर हो जाएंगे। और इनकी एबिलिटी जो है वो क्या होती जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये ज़्यादा अच्छी तरह से अडेप्ट हो जाएंगे कि एबिलिटी टू वर्क, एबिलिटी टू वर्क वो क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम स्टेमिना कह सकते हैं। सिंपल हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे मसल्स होते हैं, जो मसल हम ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी लार्जर, थिकर एंड स्ट्रॉन्ग, एंड दैट मसल्स विच आर नॉट गोइंग टू बी यूटिलाइज दीज आर गोइंग टू बी डेटेरियोरेट, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं? डेटेरियोरेट हो जाते हैं। तो डिसयूज़ की बात करें तो हम इसमें कह सकते हैं कि जिनका हम यूज़ नहीं कर सकते वो कैसे होते जाते हैं? वीकर होते जाते हैं, और उनका साइज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, और उनकी जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी आप कह सकते हैं काम करने की जो सलाहियत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी डेटेरियोरेट, ये आहिस्ता आहिस्ता हम कह सकते हैं ख़राब होते जाते हैं, डिकम्पोज होते जाते हैं। तो इनको हम कह सकते हैं दीज आर गोइंग टू बी वेल अडेप्टेड, ये जो हैं ये वेल अडेप्टेड होते जाते हैं। अब उसने इसकी एग्जाम्पल्स भी दी हैं। एग्जाम्पल क्या दी है? जब हम इसकी बात करते हैं ना यूज़ की, तो इसकी भी एग्जाम्पल उसने दी, और डिसयूज़ इसकी भी एग्जाम्पल देता है। अब यूज़ की एग्जाम्पल क्या दे रहा है? उसने 2 एग्जाम्पल्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया है। बाइसेप जो होता है, ब्लैक स्मिथ का जो बाइसेप है उनकी बात करता है, बाइसेप ऑफ ब्लैक स्मिथ। क्योंकि ब्लैक स्मिथ जो होता है वो हमेशा हैमर यूटिलाइज करता है। क्या यूटिलाइज करते हैं? हैमर, हथौड़ा। अब वो लोहा कूटते हैं, ब्लैक स्मिथ हम लोहार को कहते हैं, ये अपने बाइसेप्स के साथ क्या करता है? ऐसे लोहा कूटते हैं, मतलब यूटिलाइज करते हैं ज़्यादा। जब ये यूटिलाइज करते हैं तो इनका बाइसेप स्ट्रॉन्गर होता जाता है। इनका बाइसेप कैसा होता जाता है? स्ट्रॉन्गर होता जाता है, लार्जर होता जाता है, एज कम्पेयर टू दोज विच आर नॉट गोइंग टू बी यूटिलाइज, जो यूटिलाइज नहीं होते। अब एक और उसने एग्जाम्पल दी, जैसे कि जिराफ की नेक है, नेक ऑफ द जिराफ। अब जो जिराफ की नेक है दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल, ये इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल थी। अब हम इसके सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, जो उसने जिराफ नेक की बात की है, जिराफ नेक। अब उसने कहा कि जिराफ नेक जो है वो पहले ऐसे जिराफ थे जो घास खाते थे,
यानी कि ग्रास खाते थे। अब बाद में ग्रास खत्म हो गया, जब ग्रास खत्म हो गया तो उन्होंने पत्ते खाने शुरू कर दिए। अब जब पत्ते खाने शुरू करते हैं तो वो अपनी आगे वाली टांगें उठा के वो पत्तों से, दरख्तों से पत्ते खा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी नेक जो है वो क्या होती गई, ज़्यादा लंबी होती गई। तो जिराफ नेक जो है वो कैसी होती गई, स्ट्रेचिंग होती गई। तो ये स्ट्रेचिंग जो है ये इसमें होती गई, और जिराफ नेक जो है वो कैसी होगी, लॉन्ग, वो लंबी हो गई। अब ये एक कॉन्सेप्ट था उसके माइंड में कि आहिस्ता आहिस्ता जिराफ नेक जो लंबी होती गई है ये उसके यूज़ करने पे डिपेंड करता है कि उसने उसको ज़्यादा यूटिलाइज किया, इसलिए उसकी जिराफ की नेक भी जो है वो भी क्या होती गई, लंबी होती गई। और जिनको उसने यूटिलाइज नहीं किया वो ख़त्म होते गए। अब इसकी भी एग्जाम्पल दी है। अब देखिए जिनको उसने यूटिलाइज नहीं किया वो आहिस्ता आहिस्ता डेटेरियोरेट होते गए, एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्नेक लेग। स्नेक हैव नो लेग्स, स्नेक हैव नो लेग्स, स्नेक हैव नो लेग्स। इस वक्त स्नेक्स में लेग्स नहीं है, जबकि इसके प्रीवियस वन में अगर हम देखा जाए, प्रीवियस जनरेशन या प्रीवियस ऑर्गेनिज्म जो इनसे पहले वाले एंसेस्टर डिसेंडेंट हैं, उन डिसेंडेंट के अंदर लेग्स मौजूद हैं। दिस हैव लेग्स। अब उसने इसका कॉन्सेप्ट क्या दिया, अब देखो पहले जो रेप्टाइल्स थे उन रेप्टाइल्स की लेग्स थी, वो मूव करते थे, चलते फिरते थे। लेकिन बाद में फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने ये जो दरारें होती हैं, क्रेविसेस होती हैं पहाड़ों के दरमियान में, ज़मीन के दरमियान में, इनके अंदर चलना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने लेग्स को यूटिलाइज कम करना शुरू कर दिया और उन्हीं के अंदर मूवमेंट करते रहे। जब उनके अंदर मूवमेंट करते रहे, चलते फिरते रहे, तो इन्होंने लेग्स का इस्तेमाल कम कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इनकी लेग्स क्या हो गई, डेटेरियोरेट हो गई, ख़त्म हो गई। तो इसके अकॉर्डिंगली ऐसे है कि लेग्स जिनको हम यूटिलाइज करते हैं वो ऑर्गन्स तो स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं, और जिन ऑर्गन्स को हम यूटिलाइज नहीं करते वो ऑर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जाते हैं, डेटेरियोरेट होते जाते हैं। तो ये यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ ऑर्गन्स जो हैं, इनका ये जो कॉन्सेप्ट था मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल ठीक था। अभी भी हम ऐसे ही जानते हैं, जो अपने ब्रेन को ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं वो उनका ब्रेन ज़्यादा वर्किंग करता है, और जिनका ब्रेन इतने ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होती उनके ब्रेन की वर्किंग उस तरह से नहीं होती। जो सिंपल हम अपने बॉडी मसल्स की बात कर लेते हैं कि जब हम जिम करते हैं यानी कि हमको वर्किंग कर रहे होते हैं, तो जो ऑर्गन ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा होता है दैट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, उसका स्टैमिना, उसके एबिलिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है। प्रीवियसली यू हैव स्टडीड द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मसल्स, कि मसल्स के ऊपर एक्सरसाइज का इफेक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से होता है। तो सेम एज चीज़, क्योंकि वो यूटिलाइज होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है, दिस आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, वो स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। और जिनको हम यूटिलाइज नहीं करते वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जाते हैं, डेटेरियोरेट हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उसका किसी हद तक बिल्कुल ठीक था। अब ये तो उसका पहला पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना है कि ये जो सेकंड पॉइंट है क्या ये ठीक था, यही उसकी बेसिकली मैं समझता हूँ लिमिटेशन थी। इनहेरिटेंस ऑफ acquired characteristics of acquired characteristics देखिए स्टूडेंट्स, हम इनहेरिटेंस कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। बेसिकली यहाँ पे जो लफ्ज़ ट्रेट है दैट इज रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दो तरह से होती हैं। इनहेरिटेंस में हम ये कहते हैं दैट इज ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन होती है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि ये पेरेंट्स से किसकी तरफ मूव करेगा, ऑफस्प्रिंग की तरफ मूव करेगा। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इसकी ट्रांसमिशन होती है। अब ये जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिशन होती है दैट इज ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं होता। हम एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहते हैं, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर गोइंग टू अटेन इन देयर लाइफ, जो इनकी लाइफ में अटेन की जाए उनको हम एक्वायर्ड कहते हैं, हासिल करना, अटेन इन देयर लाइफ। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं ट्रेट्स, और ट्रेट्स बेसिकली दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स। ये तो अब हम जानते हैं जीन्स की बेस पे डिपेंड करता है। तो यही इसकी एक लिमिटेशन थी। इसके कहने का मतलब था
कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लाइफ में कुछ ट्रेट्स अटेन करता है, कुछ सीखता है, कुछ लर्न करता है। जैसे कि यहाँ पे उसने ये कहा कि वो स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं और वो स्मॉलर होते जाते हैं। उसने कहा कि जो अपनी लाइफ में ट्रेट्स को अटेन करता है, यानी कि जीन्स या कैरेक्टरिस्टिक्स अटेन करता है, दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। ये नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में क्या होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। जबकि यू नो दैट ऐसा नहीं होता। ये उसके पॉइंट था कि ये जो है वो ट्रांसमिट होती हैं, दैट इज इनहेरिटेड, ये इनहेरिट हो रही हैं। जब ये इनहेरिट हो रही हैं तो इसमें हम ये कहते हैं कि ये जो है इसका जो पॉइंट्स था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो ये पॉइंट था कि अपनी लाइफ में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स अटेन हो रही हैं वो नेक्स्ट में ट्रांसमिट हो रही हैं। यू नो दैट कि इसके कहने का मतलब ऐसे भी आप कह सकते हैं कि अगर मैं जोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे आने वाले बच्चे भी जो हैं वो पैदा होते ही जोलॉजिस्ट होंगे। या फिर ऐसे है कि एक ब्लैक स्मिथ है, वो सारी ज़िंदगी लोहा कूटता है तो उसके मसल जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो मोटे हो जाते हैं, तो उनके बच्चे जो पैदा होंगे उनके मसल्स भी उसी तरह से स्ट्रॉन्ग और मोटे होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज नाउ वी नो दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ इट्स थ्योरी। वो इस थ्योरी की लिमिटेशंस में आ जाता है। लिमिटेशंस, ये सिंपल लिमिटेशन भी कह सकते हैं। That now we know that only genetic characteristics will transmit to the next offsprings. अब हम ये जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रेट्स आर ट्रांसमिट टू नेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसमिट टू नेक्स्ट जनरेशन। There is no transmission of acquired characteristics. Acquired characteristics की ट्रांसमिशन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा ओनली इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स से सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होती हैं, जबकि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी कहीं पे भी ट्रांसमिट नहीं होती। यानी कि एक अपनी लाइफ में आप कुछ भी अटेन कर लें, whatever you learn in your life or attain any characteristics in your body, that will not be transmitted to the offsprings. The offsprings will just and only get those characteristics which are present in your genetics, जो आपके genetics में मौजूद होती हैं, which are going to be get from your parents, जो कि आपने अपने पेरेंट्स से ली होती हैं। वही traits आगे जो हैं वो क्या होनी है, ट्रांसमिट होनी है। तो ये अब हम जानते हैं। तब जब इसने प्रपोज किया था 1809 में, there will be no concept of the genes, there will be no concept of the DNA, there will be no concept of the chromosomes, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट उस वक्त मौजूद नहीं था। तो उसका ये जो पॉइंट था, पहला पॉइंट था, that was too accurate, and the second point that was not accurate, that is also the limitation of that theory। वो इसी theory या इसी पॉइंट की एक, आप ऐसे कह सकते हैं, एक लिमिटेशन जो है वो कंसिडर की जाती है। इसके बाद फिर जो डार्विन था, डार्विन ने प्रॉपर तरीके से जो नेचुरल सिलेक्शन का मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन किया, और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो है वो नेचुरल सिलेक्शन की है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टूड अबाउट लामार्किज्म। लामार्किज्म की थ्योरी के दो मेन पॉइंट्स आपने समझे, use and disuse of organs, and the second one is that inheritance of acquired characteristics. What do you think about it? We also have think about it that the inheritance of acquired characteristics is the basic limitation, because उस वक्त उसको पता नहीं था genetics क्या होता है, genetics किस तरह से काम करती है। यानी कि सिर्फ inherited characteristics जो हैं वही आगे offspring में ट्रांसमिट होती हैं। सो सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स जो जीन्स के अंदर मौजूद हैं वही आगे ट्रांसमिट होंगे, एंड दैट इज़ द बेसिक पॉइंट जो कि जेनेटिक्स भी एक्सप्लेन करती है, इनहेरिटेंस भी एक्सप्लेन करती है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डार्विन जो था उसने किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज की, डार्विन कौन था, कैसे था, किस तरह से उसने वर्किंग की, सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।